18वीं शती के भारत की बात है। एक ऐसा टकराव हुआ जिसने एक उभरते हुए साम्राज्य की मतलब ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दी थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध की। और ये वो कहानी है जो हमें दिखाती है कि जब किसी की बेतहाशा बढ़ती ताकत का सामना एक जबरदस्त प्रतिरोध से होता है तो अंजाम क्या होता है। और देखिए, यही सवाल इस पूरी कहानी के दिल में है। एक तरफ थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि सिर्फ एक ट्रेडिंग कंपनी नहीं थी, वो तो व्यापार की आड़ में एक पूरा साम्राज्य बना रही थी। और दूसरी तरफ था मैसूर, एक ऐसा राज्य जो किसी के भी सामने झुकने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। तो ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, बल्कि ये दो अलग अलग दुनियाओं का टकराव था। तो सवाल ये है कि ये सब शुरू कैसे हुआ? आखिर इतनी बड़ी लड़ाई की नौबत आई कैसे? देखिए, इस विनाशकारी युद्ध की जड़ें जो थीं, वो टूटे हुए वादों और बढ़ते हुए शक में थीं। चलिए जरा उन घटनाओं पर नजर डालते हैं जिन्होंने इस टकराव को होना तय कर दिया था। तो मैदान में दो बड़े खिलाड़ी थे। एक तरफ थे हैदर अली और उनका मैसूर, अपनी ताकत और एक बहुत ही मॉडर्न सेना के लिए जाने जाते थे, और किसी भी बाहरी ताकत के आगे झुकना उन्हें मंजूर नहीं था। और दूसरी तरफ थी ईस्ट इंडिया कंपनी, जो व्यापार का बहाना करके धीरे धीरे पूरे भारत पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती थी। और दक्षिण भारत में इन दोनों के लक्ष्य एक दूसरे के रास्ते में आ रहे थे। अच्छा, इस टकराव को रोकने के लिए पहले एक संधि हुई भी थी, मद्रास की संधि। अब कागज पर तो ये शांति और आपसी सहयोग का एक शानदार दस्तावेज था। दोनों पक्षों ने वादा किया था कि अगर किसी पर हमला हुआ तो दूसरा मदद के लिए आएगा। लेकिन असल में इसी संधि ने आगे चलकर अविश्वास के बीज बो दिए थे। और वो अविश्वास 1771 में खुलकर सामने आ गया। जब मराठों ने मैसूर पर हमला किया तो हैदर अली ने संधि के मुताबिक अंग्रेजों से मदद मांगी, लेकिन कंपनी ने साफ मना कर दिया, उन्हें अकेला छोड़ दिया। अब ये सिर्फ एक टूटा हुआ वादा नहीं था, ये एक बहुत बड़ा धोखा था। इसी धोखे ने हैदर अली को हमेशा के लिए अंग्रेजों के खिलाफ कर दिया और उन्हें नए साथी ढूंढने पर मजबूर किया, और वो साथी बने फ्रांसीसी। और फिर जो आग सुलग रही थी उसे आखिरी चिंगारी मिली 1779 में। अंग्रेजों ने माहे के फ्रांसीसी बंदरगाह पर कब्जा कर लिया। अब ये बंदरगाह था तो फ्रांसीसियों का, लेकिन ये हैदर अली के संरक्षण में आता था। अंग्रेजों के लिए ये एक सोचा समझा कदम था, लेकिन हैदर अली के लिए ये उनकी इज्जत पर, उनकी संप्रभुता पर सीधा हमला था। और इसका जवाब बहुत ही भयानक और तेज था, कर्नाटक पर एक जबरदस्त हमला। युद्ध शुरू हो चुका था। तो अब हम चलते हैं सीधे युद्ध के मैदान में। ये वो पल था जब मैसूर के टाइगर ने अपना पंजा मारा, और इसकी शुरुआती चोट ने अंग्रेजों को उनकी जड़ों तक हिलाकर रख दिया। इस शुरुआती दौर की सबसे अहम और सबसे नाटकीय लड़ाई थी पोलेलूर की लड़ाई। ये एक ऐसी लड़ाई थी जिसने युद्ध का रुख ही मोड़ दिया और अंग्रेजों को एक ऐसा जख्म दिया जिसे वो शायद ही कभी भूल पाए। देखिए, पोलेलूर में जो हुआ वो सिर्फ एक हार नहीं थी, वो उससे कहीं ज्यादा था। ये इस बात का सबूत था कि अंग्रेज अजेय नहीं हैं, उन्हें हराया जा सकता है। इस जीत ने न सिर्फ हैदर अली की सेना में नया जोश भरा, बल्कि पूरे भारत के दूसरे शासकों को भी एक बहुत बड़ा संदेश दिया। ब्रिटिश बस्तियों में तो जैसे दहशत की लहर दौड़ गई थी। पोलेलूर की इतनी बुरी हार के बाद अंग्रेज एकदम सदमे में थे। अब कहानी एक नए मोड़ पर आती है, जहां ये जंग एक बहुत ही लंबी और थका देने वाली लड़ाई में बदल जाती है, जो कई सालों तक चलती रही। ये युद्ध कई सालों तक खिंचता चला गया, कभी एक पक्ष भारी पड़ता तो कभी दूसरा। 1782 में एक बहुत बड़ा मोड़ आया, जब हैदर अली की मृत्यु हो गई। अंग्रेजों को लगा कि अब मैसूर कमजोर पड़ जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उनके बेटे टीपू सुल्तान ने कमान संभाली और युद्ध को और भी ज्यादा जोश के साथ आगे बढ़ाया। बल्कि 1783 में तो उन्होंने बेड़नोर और मंगलौर जैसे बड़े ब्रिटिश किलों पर भी कब्जा कर लिया। और अब हम पहुंच गए हैं इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से में। यहां हम देखेंगे कि इस युद्ध का नतीजा कितना हैरान करने वाला था और इसकी विरासत कितनी पेचीदा थी। इतना खून खराबा, इतनी लड़ाइयां, और इन सब के बाद युद्ध का अंत एक बहुत ही सरल लैटिन मुहावरे पर हुआ, स्टेटस को एंटेबेलम। इसका सीधा सा मतलब था, जैसी स्थिति युद्ध से पहले थी, यानी दोनों पक्ष इस बात पर राजी हुए कि सब कुछ वापस वैसा ही कर दिया जाए जैसा युद्ध शुरू होने से पहले था, मानो ये लड़ाई कभी हुई ही ना हो। तो जो मंगलूर की संधि हुई उसकी शर्तें बड़ी सीधी साधी थी। लड़ाई बंद करो, एक दूसरे की जमीनें लौटाओ और कैदियों को छोड़ दो। इसका मतलब यह हुआ कि 4 साल की इतनी भयानक लड़ाई के बाद किसी को कुछ नहीं मिला, सब कुछ वापस जीरो पर आ गया।
लेकिन जो शर्तें कागज पर लिखी थीं वो पूरी कहानी नहीं बताती। अंग्रेजों के लिए ये शांति एक अपमानजनक शांति समझौता थी। सोचिए, एक भारतीय ताकत उन्हें अपनी शर्तों पर संधि करने के लिए मजबूर कर रही थी। ये उनके लिए एक बहुत बड़ी कूटनीतिक हार थी, एक ऐसा अपमान जिसे वो कभी नहीं भूले। तो आखिर इस संधि का मतलब क्या था? टीपू सुल्तान के लिए ये एक बहुत बड़ी जीत थी। उन्होंने ये साबित कर दिया था कि मैसूर अंग्रेजों से बराबरी के स्तर पर बात कर सकता है। भारतीय इतिहास में ये एक बहुत बड़ा पल था, क्योंकि इसके बाद कभी किसी भारतीय शासक ने अंग्रेजों से ऐसी बराबरी की संधि नहीं की। लेकिन सच तो ये था कि ये शांति बहुत नाजुक थी, क्योंकि दुश्मनी की असली वजहें तो अभी भी वैसी की वैसी ही थीं। और अंत में हम इसी सवाल पे आकर रुकते हैं, मंगलौर की संधि को आखिर क्या माना जाए? एक जीत, एक हार, या फिर आने वाले बड़े तूफान से पहले की एक छोटी सी खामोशी? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इस टकराव की गहराई और इसके दूर तक जाने वाले परिणामों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।